नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा रस पढ़ेंगे। ठीक है, रस व्याकरण का आपका एक टॉपिक है जो कक्षा 10वीं में बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो रस पढ़ेंगे आज हम। और वैसे ये और भी बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे भी संबंधित है, उनमें भी इनसे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे। ठीक है बेटा, रस होता क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि रस होता क्या है। रस का अर्थ ही होता है आनंद। आनंद माने खुशी, अंतर्मन में प्रसन्नता का भाव। ठीक है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। संस्कृत में भी इसकी जो परिभाषा दी है वो है रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस से युक्त जो वाक्य होते हैं वही काव्य होते हैं। सही मायने में रस से युक्त वाक्यों को ही काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, या काव्य में जिसमें रस होते हैं वही सही मायने में से अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बिना रस के जो भी वाक्य हैं वो निर्जीव हैं। ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए रस की जो निष्पत्ति है वह रस धातु से ही हुई है। इसका अर्थ है आनंद लेना, यानी खुश होना, प्रसन्न होना, मन में प्रसन्नता का भाव आना, आनंदित होना। ठीक है, अब रस का महत्व क्या है? ये तो परिभाषा थी। रस का महत्व क्या है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है, और महत्व है पाठकों या फिर श्रोता के मन में आनंद उत्पन्न करना या खुशी का भाव जागृत करना, या पाठक और श्रोता को आनंदित करना रस का महत्व होता है। ये बात समझ गए बेटा? ठीक है, अब रस के अव्यय जिनको हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि रस के अव्यय कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, और 4 कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है इसमें, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, 4 अव्यय होते हैं। परिभाषा है कि क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी तीनों से मिलकर रस बनता है। और उसमें पहले से ही जो भाव है वो स्थायी भाव होते हैं, यानी स्थायी भाव क्या है? वो हमेशा स्थायी रूप में हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। कि अब आप सोच लीजिए, अगर हमने गमले में बीज ही नहीं डाला तो पौधा कहां से बनेगा? समझ में आ गया आपको? यानी बीज रूप में कहीं ना कहीं हमारे हृदय के किसी भी कोने में स्थायी रूप से जो चीज विद्यमान है वही सामने वाली वस्तु देख करके फिर प्रकट होती है। अगर पहले से हम क्रोध में हैं और आगे वाले की जो प्रतिक्रिया है वो क्रोध दिलाने वाली है, तो वो क्रोध का भाव हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारे मन में क्रोध का भाव ही नहीं होगा तो उस पर भी हमें हंसी आ जाएगी। तो ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये क्या है कि स्थायी रूप से जो हमारे अंदर विद्यमान है वो स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी हमारे अंदर कैसे भाव होते हैं स्थायी, कि मान लीजिए प्रेम का, घृणा का, शोक का, हंसी का, ये भाव हमारे अंदर होते ही हैं। समझ गए? तो जो सामने देखकर समय के अनुसार वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं, ये वाली बात है। तो स्थायी रूप में विद्यमान होते हैं। अब और 3 जो बचते हैं, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब विभाव क्या होता है? विभाव माने जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है वो विभाव कहलाता है। जिन कारणों से मतलब कि अभी मैंने बोला था कि जो स्थायी भाव है वो हमारे रूप अंदर विद्यमान है, यानी हमारे अंदर हृदय में वो विद्यमान रहते हैं, वो स्थायी होते हैं। अब विभाव कहते हैं कि जिन कारणों से मतलब भाव उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाते हैं। अब वो कारण कौन से हैं? वो कारण भी 2 होते हैं, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, यानी 2 प्रकार होते हैं इसके। 2 तरह से विभाव उत्पन्न होता है, आलंबन और उद्दीपन। अब आप सोचिए, आलंबन का अर्थ होता है आश्रय, सहारा, और उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त होना। यानी आपको क्रोध था, ऐसे एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि अध्यापक को पहली कक्षा में क्रोध आया, अब वो दूसरी कक्षा में चला गया बेल होने के बाद। दूसरी कक्षा में भी बच्चों ने मानो उसकी बात नहीं सुनी, तो पहले वाला जो क्रोध था वो उस बच्चे की प्रतिक्रिया देखकर उसका बढ़ गया। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है आलंबन क्या है? वो बच्चा है, और जो क्रोध वृद्धि को प्राप्त हुआ है वो उद्दीपन है। और उससे पहले ही जो हृदय में क्रोध था
वो स्थायी भाव है। अब ये दोनों चीज आपको समझ आ गई, ठीक है बेटा। तो तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? शारीरिक चेष्टा। वो मानसिक भी हो सकती है, कायिक भी हो सकती है, ठीक है। अब चेष्टा क्या हुई? उस अध्यापक ने क्या किया? क्रोध जो आया बच्चे को देखकर, उस बच्चे को सजा दे दी। समझ गए आप? तो जो सजा देना है, सजा में डांटना है, कुछ कहना है, या उसी को कोई और पनिशमेंट देनी है, या उसको खड़ा रखना है, वो जो भी है, समझ में आया ना आपको ये चीज? ठीक है, वो क्या हुआ? अनुभाव हुआ। क्योंकि शारीरिक चेष्टा क्या हुई कि उसने क्रोध में ये बोला, यार तो चुप बैठ जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो शारीरिक चेष्टा देखने से पता चली कि अध्यापक को क्रोध आ रहा है और वो बच्चे पर किस तरह से उतार रहा है, वो होता है अनुभाव। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? ठीक है। उसके बाद है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या आते हैं? संचरण का अर्थ होता है विचरण करना, आना जाना, ठीक है। तो संचारी भाव माने आने जाने वाले, यानी मन में कुछ समय के लिए आते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। अब वो क्रोध क्या था? माना बाहर से था, अंदर आकर थोड़ा ज्यादा हो गया, उस क्रोध के ऊपर प्रतिक्रिया कर दी गई, बच्चे के ऊपर प्रतिक्रिया हो गई, उसके बाद वो जो क्रोध था वो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि हमेशा रहने वाला है नहीं, हर समय कोई क्रोध में नहीं रहता, हर समय कोई लज्जा में नहीं रहता, हर समय कोई विषाद माने दुख या फिर शोक या फिर खुशी में नहीं रहता। वो कैसे रहते हैं? समयानुसार रहते हैं, यानी जब समय आता है उसी के अनुसार जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे मन में भाव जागृत हो जाते हैं, और होने के बाद समय गुजर गया, वो भाव शांत हो गया, तब हम बोलते हैं संचारी भाव। समझ में आ गया आपको? यानी मन में आने जाने वाले या विचरण करने वाले जो भाव हैं उनको संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। अब रस की बात आपको समझ आ गई कि रस की परिभाषा क्या बनती है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। महत्व क्या है कि श्रोता और पाठकों को आनंदित करना, इसका महत्व है। निष्पत्ति कैसे हुई इसकी? रस धातु से हुई, ठीक है। और काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। यह सारी चीजें इसकी परिभाषा में ही आप मान लीजिए, ये सब परिभाषा में ही आती हैं। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब रस के जो पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे, वो क्या है कि एग्जाम्पल देकर भी ये पूछ लिया जाएगा ये किस रस का उदाहरण है, और कई बार रस का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका कोई उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से 4 नंबर में जो 10वीं की कक्षा है, बोर्ड का पेपर है, उसमें आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें अगर आप स्थायी भाव भी 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, कई बार उसका स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है कि रस ये है, इसका स्थायी भाव बता दो, या फिर स्थायी भाव देकर रस का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल देकर इसमें कौन सा स्थायी भाव है। तो पहले आपको रस पता करना है, उसके बाद स्थायी भाव पता करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्थायी भाव और रस। ये रस हमारे कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य, वीर, रौद्र, करुण। अब पहले इनका स्थायी भाव पता कर लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ठीक है, समझ में आ गए। और हास्य का हास, वीर रस का है उत्साह, रौद्र का है क्रोध, और करुण का है शोक। समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये इसका स्थायी भाव है। अब आगे भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वात्सल्य का वत्सल, विभत्स का घृणा, अद्भुत रस का है विस्मय, और शांत का निर्वेद, और भक्ति का भक्ति ही है। यानी 11 रस हो गए। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये इतनी बात? ठीक है। तो अब मैं आपको इनको परिभाषा और 1-1, 2-2 उदाहरण देकर सारे रस आपको बताऊंगी स्थायी भाव। और इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आप एक टेबल बना लें, एक सारणी बना लें जिसमें रस और उनका स्थायी भाव आप लिख लें, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। तो ये हमारा रस और उसके स्थायी भाव थे। अब इनकी परिभाषा और उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, और इससे आपको फायदा होगा कि जितना भी मैंने आपका हिंदी विषय से संबंधित जो भी चीजें डाली हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद।